साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जो चर्चा करेंगे आप लोगों से अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमिक सिस्टम की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि बुद्ध काल में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और धीरे धीरे करके जब हम मौर्य काल की ओर बढ़े तो हमने देखा कि कृषि में थोड़ा सा परिवर्तन आया। कृषि में लौह उपकरणों का थोड़ा सा बढ़ावा मिला और हम देखें कि उसमें राज्य जो है इंटरफेयर कर रहा है। राज्य पूरी तरीके से समर्पित है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। वो कृषि उत्पाद इस हिसाब से बढ़ाता है कि उसकी आय जो होती है वो भूमि कर जो कि आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो ये चीजें निकल करके मौर्य काल में धीरे धीरे सामने आती हैं और हम देखते हैं कि शिल्प का विकास होता है। काफी सारी शिल्पें जैसे जहाज निर्माण और बहुत सारी शिल्प जैसे वस्त्र निर्माण, इन सब चीजों पर एकाधिकार था, राज्य का एकाधिकार था। कुछ खनन वाली चीजें थी, जो धातुओं का खनन हो रहा था उन पर राज्य का एकाधिकार था। तो इन सब चीजों पर राज्य पूरी तरीके से इंटरफेयर करता है और धीरे धीरे करके वो अन्य कालों से जो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था है उसमें ये चीज देखने को मिलती है कि राज्य की भागीदारी सभी चीजों में सारे कालों से अलग करती है इकोनॉमिक सिस्टम को, जो मौर्य काल की इकोनॉमिक सिस्टम है। लेकिन जैसे ही हम मौर्योत्तर काल में आते हैं, मौर्योत्तर काल में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। मौर्योत्तर काल जो कि हम देखते हैं मौर्योत्तर काल के इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि 200 बीसी से 300 एडी के मध्य है। तो इसके विषय में हम बात करने वाले हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था क्या रहा। तो देखते हैं इस जो मौर्योत्तर काल है इसमें व्यापार देखने को मिलता है कि व्यापार में बढ़ोतरी हुई और कृषि में भी कुछ परिवर्तन हुए, जो कि जो मौर्य काल था उससे भी और ज्यादा आगे बढ़ गई थी कृषि व्यवस्था, और कृषि व्यवस्था में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला। तो उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्य काल जब बढ़ा तो मौर्य काल में जो व्यापार था, जैसे कि एक रेशम मार्ग जो कि जाता है आपका रोमन साम्राज्य, जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य से लेकर के पूर्व में चीन तक जो व्यापार था उस पर हम देखते हैं कि जो रोमन साम्राज्य से लेकर के और चीन तक जो एक रेशम मार्ग था उस पर हम देखते हैं कि कुषाणों का एक भाग में कुषाणों का एकाधिकार था, जिससे कुषाणों की आय में काफी ज्यादा व्यापारिक वो शुल्क लगाते थे, जिस कारण से वस्तुओं की जो आयातित होती थी, जो वस्तुएं निर्यात होती थी, तो उनके अकॉर्डिंग उनको काफी ज्यादा पैसा मिलता था, यानी कि जब उनको काफी ज्यादा मुद्रा मिलती थी तो इस प्रकार से इकोनॉमिक सिस्टम को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला। ये चीजें देखने को मिलती है। और एक तरीके से देखने को मिलता है कि जो सातवाहन है, सातवाहन क्या करता है कि बौद्ध भिक्षु और जो ब्राह्मण वर्ग था उनको जो है भूमि अनुदान आरंभ कर देता है। तो जिसके कारण से हम देखते हैं कि सातवाहन वंश में भी काफी परिवर्तन आता है, उसकी आय में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कृषि में जो बढ़ावा मिलता है वो ये भी मिलता है कि जब भूमि अनुदान करते हैं तो ऐसी भूमि भी होती है जिसमें जिसमें खेती पॉसिबल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनको अनुदान में दे देने से उसमें खेती पॉसिबल हो पाती। तो इस प्रकार से खेती में भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो चीजों का विकास काफी ज्यादा हुआ देखने को मिलता है कि नावों का विकास हुआ और मुद्रा का प्रचलन, जो कि इस युग में मौर्योत्तर काल में काफी ज्यादा विकसित हुआ। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कृषि व्यवस्था के बारे में। कृषि व्यवस्था कैसी रही होगी मौर्य काल में। कृषि व्यवस्था मौर्य काल की कृषि व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए। तो कुछ परिवर्तन जो कि हम बांटना चाहेंगे कुछ पार्टों में, यो कहें कि प्रथम एक ऐसा पार्ट जो कि अभी हमने बताया कि कुछ जो कि सातवाहन शासकों ने क्या किया। इस समय सातवाहन शासकों ने जो है
अनुदान देना प्रारंभ किया। और ये भूमि अनुदान किसको दे रहे थे? बौद्ध भिक्षु या बौद्धों को, और किसको? और ब्राह्मणों को। तो जब ये ब्राह्मणों को, तो ये जब इनको भूमि अनुदान दे रहे थे, तो इससे क्या हुआ कि जो दूरवर्ती क्षेत्र थे, उन पर भी खेती जो है सही ढंग से हो पा रही थी। यानी कि कुछ दूरवर्ती, यूं कहे कि जो गैर आबादी भूमि थी, गैर आबाद या जो गैर आबाद यानी कि जो जहां पर आबादी नहीं रहती थी, जो बंजर तरीके से थी, उन पर भी जो है खेती करना सुनिश्चित हो पाया। यहाँ तक कि कई शास्त्रों में भी देखने को मिलता है, जैसे मनुस्मृति में देखने को मिलता है, उसने कहा है कि जो है जो गैर आबादिक भूमि है, उस भूमि पर जो है ब्राह्मणों को उस भूमि को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखने को मिलता है कई शास्त्र, जैसे कि हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है निजी एक तरीके से यूं कहते हैं मनुस्मृति में कि जो खेती की साफ सफाई करता है, यानी कि जो भूमि की साफ सफाई करता है, उसी की भूमि ये जो है होती है। तो इस तरीके से शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया, एक तरीके से निजी भूमि की भूमिका भी देखी गई। इस भूमि में जो गैर आबादी भूमि थी, जो व्यक्ति को दी जा रही है, वो व्यक्तिगत रूप से उस भूमि का जो है देखभाल करता है, उस भूमि का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करता है, उसका देखभाल करता है। जिस तरीके से देखने को मिलता है वहां पर खेती अच्छी हो। तो ये भी देखने को मिला। और दूसरा मिला कि कृषि का विस्तार हुआ। कृषि का विस्तार, और ये इसी रीजन से हुआ, कुछ निजी व्यक्तित्व के माध्यम से, कुछ तो राज्य कृषि खेती कर रहा था, कुछ राज्य करवा रहा था, और कुछ जो कि निजी व्यक्ति भी कर रहे थे, भूमि अनुदान के माध्यम से जो किया जा रहा था। तो इस प्रकार से खेती का विकास देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमने बताया कि मनुस्मृति में जो कहा गया कि जो भूमि को की घास फूस को साफ करता है, भूमि उसी की होती है, ऐसा कुछ बताया गया। अगर हम तीसरे विकल्प पर जाएं, तीसरे कारक पर, तो हम देखेंगे कि राज्य जो है स्वयं सिंचाई पर भी प्रोत्साहन करता है। यानी कि जो सिंचाई पर भी राज्य ध्यान दे रहा था, सिंचाई पर। और इसमें कुछ उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा था मौर्य काल में कि सिंचाई के लिए क्या होता था कि जो देखने को मिला एक उदाहरण की जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याधिकारी थे पुष्पगुप्त, उन्होंने सुदर्शन जो झील थी उसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रुद्रदामन जो कि अधिकारी थे, तो उन्होंने रुद्रदामन ने इस जो सुदर्शन झील थी इसकी दोबारा मरम्मत कराई थी। इस मौर्य काल में देखने को मिलता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई। और भी कई उदाहरण मिलते हैं कि जो खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख है, खारवेल में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें भी देखा गया, उसमें भी सिंचाई के लिए राज्य के प्रसार के लिए या राज्य जो है उसका प्रयास करता है, सिंचाई का प्रयास करता है, राजकीय प्रयास देखने को मिलता है, इसका संकेत मिलता है। तो ये चीजें अभिलेखों से भी पता चलती हैं। तो इसमें क्या मिलता है कि रुद्रदामन क्या करता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत करवाता है, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाता है। तो ये चीजें देखने को मिलते हैं कि कृषि व्यवस्था
में क्या हुआ कि जो कृषि व्यवस्था का प्रसार करने के लिए सातवाहन शासकों ने क्या किया कि बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में दी, और वो ऐसी भूमि जो कि दूरवर्ती भूमि थी, यूं कहे दूरवर्ती क्षेत्र थे या गैर आबादी क्षेत्र थे, तो वहां पर जो है खेती सुनिश्चित हो पाई, खेती का विस्तार हुआ, खेती का प्रसार हुआ, और निजी व्यक्तियों के प्रयासों से भी खेती में काफी विस्तार देखने को मिलता है इस मौर्योत्तर काल में। और जो कि सिंचाई के लिए भी राजकीय प्रयास किए गए, जैसे कि देखने को मिलता है रुद्रदामन जो समय शासक थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। जाहिर सी बात है कि ये मरम्मत करवाने से पता चलता है कि झील के माध्यम से सिंचाई हो रही थी, या इसके माध्यम से जो है इसीलिए इसकी मरम्मत करवाना जो है सुनिश्चित हो पाया। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। खारवेल जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिसके साक्ष्य से, कौन सा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, कौन सा, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इससे भी पता चलता है, इससे भी साक्ष्य मिलते हैं कि सिंचाई के लिए राजकीय प्रोत्साहन दिया गया था, ये सिंचाई के लिए प्रयास किया गया था, एक राजकीय प्रयास किया गया था। और इसी प्रकार से अगर हम उद्योग और क्षेत्र में कोशिश करें कि उद्योग और क्षेत्र उस समय मौर्योत्तर काल में कैसा था, और उसके बारे में आप कुछ चीजें जानने के प्रयास करेंगे कि उस समय व्यापार कैसा रहा होगा और किस तरीके से जो है अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी रही होगी। तो इसके बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो शिल्प विकास के लिए भी उस समय बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे, और जो कि पुरातात्विक साक्ष्य से भी पता चलता है कि उस समय जो है शिल्प के लिए काफी ज्यादा विकास हुआ। जैसे कि उस समय अगर हम कुछ ग्रंथों का अध्ययन करें तो बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, कौन सा, दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ जो दीर्घ निकाय है, इसमें बताया जाता है कि 24 प्रकार के शिल्प जो है देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के, 24 प्रकार के शिल्प देखने को मिलते हैं, 24 प्रकार के शिल्प, ये चीज देखने को मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ कौन सा, दीर्घ निकाय में ये मिलता है। और जो मौर्य काल का एक ग्रंथ है, उस समय मौर्य काल का महावस्तु, कौन सा, महावस्तु, मौर्य काल का एक ग्रंथ है, मौर्य काल के समय एक ग्रंथ है महावस्तु, और जिसमें मौर्य काल का एक ग्रंथ है महावस्तु, जिसमें जो है 36 प्रकार के शिल्पों का जो है 36 प्रकार के शिल्प बताए गए। कितने प्रकार के, 36 प्रकार के शिल्प। मौर्य काल में ये बताया कि मौर्य काल में लगभग 36 प्रकार के शिल्पों का प्रयोग होता था, या वहां पर 36 प्रकार के शिल्प उस समय देखने को मिलते हैं। ये साक्ष्य जो है महावस्तु नामक ग्रंथ मौर्य काल का जो कि बताता है। और बौद्ध काल का एक ग्रंथ है जो कि 24 प्रकार के शिल्पों के साक्ष्य मिलते हैं। और जब हम मौर्योत्तर काल में जाएंगे, मौर्योत्तर काल में ये देखने को मिलता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल की, तो जब मौर्योत्तर काल हम देखते हैं तो उस समय का एक ग्रंथ मौर्योत्तर काल का मिलिंद पन्नहो, कौन सा, मिलिंद पन्नहो। और मिलिंद पन्नहो बताता है, मिलिंद पन्नहो उस समय जो कि मिलिंद पन्नहो शिल्पों का साक्ष्य जो कि बताता है, ये बताता है कि लगभग 75 प्रकार के उस समय व्यवसाय हो रहे थे। यानी कि ये बताता है मिलिंद पन्नहो कि 75 प्रकार के व्यवसाय होते थे उस समय, लेकिन जिनमें जो है ये व्यवसाय थे और जिनमें 60 प्रकार के शिल्पों का पता चलता है। कितने प्रकार के, 60 प्रकार के शिल्पों का पता चलता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है, इन ग्रंथों से ही स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके जो है शिल्प का विकास हो रहा था, यानी कि शिल्पकारों का विकास हो रहा था। हम देखते हैं
कि बौद्ध ग्रंथ जो कि दीर्घ निकाय 24 प्रकार के शिल्पों के बारे में बताता है, और मौर्य काल जो कि महावस्त्र 36 प्रकार के, और मौर्योत्तर काल में जो मिलिंद पन्नगोव है वो लगभग 75 प्रकार के व्यवसायों का जिक्र करता है, और जिसमें पता चलता है कि 60 प्रकार के जो है शिल्प जिनका जो है साक्ष्य प्रस्तुत होता है। स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि 60 प्रकार के शिल्प थे जो कि उस समय प्रयोग हो रहे थे। तो ये चीज और भी एक चीज देखने को मिला कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उत्पाद भी देखने को मिले। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर उदाहरण हम लें तो कुछ ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे जहां पर नई नई चीजों का मतलब अलग अलग चीजों का, जिन चीजों के बारे में वो फेमस थे, जिन वस्तुओं के लिए वो प्रसिद्ध थे। जैसे कि देखने को मिलता है उज्जैन जो एक स्थान है, उज्जैन जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है कि वहां मटका बनाने के लिए उज्जैन प्रसिद्ध था। क्या बनाने के लिए? मटका बनाने के लिए उस समय प्रसिद्ध था। ये चीज देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से मथुरा जो कि साटक नामक वस्त्र बनाता था, तो मथुरा क्या था? मथुरा प्रसिद्ध था साटक नामक वस्त्र बनाते थे। साटक एक वस्त्र होता था जिसको बनाने के लिए प्रसिद्ध था साटक। और एक इसी प्रकार से साटक जो कि हम देखते हैं कि ये एक प्रकार साटक नामक वस्त्र होता था। और इसी प्रकार से देखते हैं कि एक स्थान मगध जो कि वो भी वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, मगध। लेकिन वहां पर स्पेशल वस्त्र यूं कहें कि वृक्ष के रेशों से जो वस्त्र बनाए जाते थे, वृक्ष के रेशों से, वृक्ष के रेशों से, तो वृक्ष के रेशों से जो वस्त्र बनाए जाते थे उसके लिए प्रसिद्ध था कौन? मगध। तो ये चीज देखने को मिलता है कि उज्जैन मटका बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग उत्पाद के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे उज्जैन मटका बनाने के लिए प्रसिद्ध था, वैसे ही मथुरा जो है साटक नामक वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। और मगध जो है वृक्षों के जो रेशे उनसे वस्त्र जो बनाए जाते थे उसके लिए प्रसिद्ध था। इसी तरह बंग और पुंड्रु क्षेत्र मलमल के लिए प्रसिद्ध था। और जो है कुछ दक्षिण में भी जैसे कि हम देखें पुंड क्षेत्र, बंग एवं पुंड क्षेत्र, कौन सा? पुंड क्षेत्र। तो ये जो है ये बंग और जो पुंड क्षेत्र था ये मलमल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? मलमल के लिए। ये जो है मलमल के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार से हम जब दक्षिण भारत में देखते हैं तो दक्षिण भारत मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और उसी प्रकार से एक दक्षिण में पड़ता है अरिकमेरु, एक स्थान पड़ता है अरिकमेरु, और उरैयूर एक पड़ता है अरिकमेरु। दक्षिण भारत में जब हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में 2 स्थान हैं। वैसे तो दक्षिण भारत मसालों के लिए प्रसिद्ध ही था, साथ साथ 2 स्थान हैं। एक है अरिकमेरु, कौन सा? अरिकमेरु। और उरैयूर, ये दोनों भी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि शिल्प का विकास काफी चरम पर था। उस समय मौर्योत्तर काल में काफी चरम पर था। यहाँ की हम देखते हैं कि मौर्य काल में लगभग 36 प्रकार के ही शिल्पों का विकास हुआ था। लेकिन जैसे मौर्योत्तर काल में आते हैं तो शिल्पों का विकास धीरे धीरे विस्तार हो जाता है। और देखने को मिलता है कि लगभग 76 प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे थे, यानी कि वाणिज्य का भी, व्यापार का भी काफी विस्तार हो चुका था। और तब देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो है उत्पाद होते हैं। उज्जैन में मटका बनाने के लिए प्रसिद्ध था, मथुरा साटक बनाने के लिए प्रसिद्ध था, साटक नामक वस्त्र।
और इसी प्रकार से मगध वृक्ष के रेशों से बनाने के लिए प्रसिद्ध था। बंग जो था वो, और ये बंग जो है मलमल के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार से दक्षिण भारत जो कि मसालों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ स्थल हैं जो कि वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध थे, वस्त्रों की रंगाई के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये चीजें देखने को मिलती हैं कि प्रमुख उद्योग, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस समय जो है साक्ष्यों से पता चलता है, पुरातात्विक साक्ष्यों से, साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि उस समय जो है वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था, यानी कि वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जा रही थी। ये चीज देखने को मिलता है। अगर कुछ व्यापार के साथ साथ हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें मौर्योत्तर काल में, तो हम कुछ तथ्य जो कि जान पाएंगे। एक प्रकार से हम ये कहें कि शिल्पों को जो है संगठित किया गया। उस समय शिल्पकारों ने अपना एक संगठन बनाया। मौर्योत्तर काल में शिल्पकारों ने एक अपना संगठन बनाया। शिल्प श्रेणी यूं कहें कि उनको श्रेणी में विभक्त किया गया था। तो वो श्रेणियों का अपना एक सैन्य बल होता था। मौर्योत्तर काल में जो श्रेणियां थी, शिल्प श्रेणियां, वो अपना एक सैन्य बल रखती थी, और यहाँ तक कि उनका एक सामाजिक महत्व भी था। और यूं कहें कि उनका आर्थिक जीवन में तो महत्व था ही था, परंतु जो है सामाजिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल था। तो ये चीजें देखने को आती हैं जो कि इनके संघ बने हुए थे शिल्पों के। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें मौर्योत्तर काल में, तो कुछ तथ्य जैसे कि व्यापार और विनिमय ज्यादातर मिलता है कि मुद्राओं का प्रयोग जो कि होने लगा था। हालांकि हमने देखा था कि वैदिक काल में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो व्यापार हो रहा था उसमें मुद्राओं का प्रयोग नहीं हो रहा था, उसमें वस्तु विनिमय का माध्यम था। वो एक वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे करके जब मौर्योत्तर काल में आते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी देन हमें यही लगती है, आर्थिक व्यवस्था को, इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करने के लिए सबसे बड़ी देन यही लगती है कि यहाँ पर जो है मुद्राओं का प्रचलन हो चुका था, और मुद्राएं प्रचलन में प्रचलन था, मुद्राओं का काफी प्रचलन था। जैसे कि काफी प्रचलन की बात करें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की मुद्राएं चलती थी, कई धातुएं की मुद्राएं चलती थी। यूं कहें कुषाणों ने जो है शीशे के भी सिक्के बना दिए थे, और जो है शुद्ध सोने के सिक्के बनाए थे, और यहाँ तक कि शीशे के भी सिक्के उस समय प्रचलन में थे। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि कुछ चीजें हैं जो कि हम बताएंगे सिक्कों के बारे में कि महत्वपूर्ण तथ्य, ये कहें पिन पॉइंट, और ये पिन पॉइंट आप नोट भी करते रहें और स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे आपके जहन में ये सारी चीजें अंकित हो जाएंगी। पहला पिन पॉइंट यूं लिखें कि करसापड़ जो एक सिक्का था, करसारपड़, ये सिक्का देखने को मिलता है। ये सिक्का हमने बताया था कि चांदी का, जैसे पड़ होता है वैसे करसारपड़ होता है, तो ये चांदी का भी होता था, और ये कई धातुओं का होता था। उस समय जब मौर्योत्तर काल में आते हैं तो ये करसारपड़ 4 धातुओं से मिलकर के 4 धातुओं का बना होता था। जैसे 4 धातुएं अलग अलग, जो कि सोने का भी मिलता है देखने को, सोना, चांदी, तांबा और सीसा। इन चारों धातुओं का देखने को मिलता है कि इन चारों धातुओं से करसारपड़ बनाया जाता था, यानी कि चारों धातुओं के बने होते थे। और सोने का सिक्का जो होता था वो निस्क कहा जाता था, हालांकि हमने बताया है मौर्य काल में। तो ये जो है सोने का सिक्का मौर्योत्तर काल में भी यही होता था, निस्क देखने को मिलता है। तो निस्क, और दूसरा अगर हम बात करें चांदी का सिक्का, एक होता था शतमान। कौन सा? शतमान। तो चांदी का सिक्का एक और आता है सामने, शतमान, और जो कि एक काकड़ी जो कि तांबे का बना होता था, तांबे का सिक्का सामने आता है, काकड़ी, और अर्ध काकड़ी भी था। तो इस प्रकार से सिक्के देखने को मिलते हैं। कुछ हिंद यवन
जो कि हिंद यवन शासकों ने जो सिक्के जारी किए थे मौर्योत्तर काल में, तो हिंद यवन ने एक प्रकार से जो सिक्के जारी किए थे, हिंद यवन जो सिक्के जारी करता है, उन सिक्कों में हम देखते हैं कुछ चीजें विशेष तौर से सामने आती हैं, जैसे कि दो प्रकार की। एक तो उसने क्या किया कि सिक्के में यूनानी भाषा और यूनानी लिपि का यूज किया था। एक सिक्के के एक तरफ हम कहेंगे, एक तरफ जो है सिक्के के यूनानी भाषा, कौन सी? यूनानी भाषा और यूनानी लिपि का यूज करता है। तो सिक्के के एक तरफ यानी कि हेड और टेल, अगर कोई सिक्का है, ये मान लो हेड है, ये टेल है, तो एक तरफ सिक्के के जो है क्या, यूनानी भाषा, यूनानी लिपि का प्रयोग करता है, और दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जो दूसरे तरफ है उसमें पाली भाषा या प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि का प्रयोग करता है। तो क्या मिलता है, जो पाली भाषा या प्राकृत भाषा हम कह सकते हैं, तो प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि, कौन सा? खरोष्ठी लिपि। तो ये भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार से मुद्राओं का विकास हो रहा था। मुद्राओं के विकासों से ही साक्ष्यों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रगति कर रही थी, इकोनॉमिक सिस्टम काफी अच्छा रहा होगा, क्योंकि हम देखते हैं हिंद यवन जो थे वो ऐसे सिक्के जारी करते हैं, और ये जो है ये सिक्के जो जारी करते हैं हिंद यवन, ये सोने के सिक्के होते हैं। कैसे सिक्के होते हैं? सोने के सिक्के जारी करते हैं। तो जो सोने के सिक्के जारी करते हैं उसमें एक तरफ यूनानी भाषा और एक तरफ जो है प्राकृत भाषा का यूज होता है। और जैसे ही हम हिंद यवन से जैसे कुषाणों पर जाते हैं, तो कुषाण जो शासक होते हैं वो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करते हैं। तो कुषाण शासकों ने क्या करा कि कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, शुद्ध सोने के सिक्के। तो ये चीजें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है कि सोने के सिक्के तो हिंद यवन शासक भी जारी करते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता दी जाती है सोने के सिक्कों की वो कुषाणों को दी जाती है। वो जो है शुद्ध सोने के सिक्के जारी करते हैं। और देखने को मिलता है कि जो सातवाहन होते हैं वो शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा, सोना और प्रोटीन, यहाँ तक कि प्रोटीन के भी सिक्के जारी करते हैं, जिसमें तांबा, जिंक, सीसा और भी कई मिश्र धातुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये मौर्योत्तर काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार इस प्रकार से हम कह सकते हैं, सिक्कों से ही अनुमान लगाया जाता है कि व्यापार एक उज्जवल पक्ष था। व्यापार बहुत ही काफी मात्रा में विकसित हुआ था उस समय। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक रोमन साम्राज्य से लेकर के जो है चीन तक जो एक रेशम मार्ग था उस पर कुषाणों का एकाधिकार था, और एक व्यापक नेटवर्क था जिस पर व्यापार हो रहा था मौर्योत्तर का। और उसका एक साक्ष्य भी मिलता है कि दक्षिण भारत में बहुत सारे रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए, और कई जगह तो कई शासकों ने भी कहा, जैसे प्लिनी ने कहा, जो कि यूनानी लेखक प्लिनी, जो कि अपने ग्रंथों में कहा कि रोम से जो धातुएं निकासी हुई रोमन धातुओं की, तो उस पर उसने दुख जताया। तो कई चीजें देखने को मिलती हैं कि रोमन साम्राज्य से काफी ज्यादा मात्रा में वस्तुएं रोमन साम्राज्य को निर्यात हो रही थी और रोमन साम्राज्य से आ रही थी। हालांकि व्यापार संतुलन के माध्यम था किसकी तरफ? भारत की तरफ ही। यूं कहें कि जो रोमन साम्राज्य से व्यापार हो रहा था उसमें कुछ चीजें थी, जैसे कि मसाले, काली मिर्च, जो कि हम काली मिर्च को देखते हैं कि पश्चिमी लोग जो कि काली मिर्च एक ऐसी चीज थी जिसको पश्चिमी लोगों ने संस्कृत में यवन प्रिय कहा। क्या कहा? यवन प्रिय।
किसको? काली मिर्च को, काली मिर्च। तो कई चीजों का रोमन साम्राज्य से जो है निर्यात हो रहा था, जैसे कि मसाले, काली मिर्च और मलमल, हाथी दांत और हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन और कछुए की खोपड़ी, केसर, जेठामासी और हीरा, तोता, शेर, चीता, इन सब चीजों का रोमन से व्यापार हो रहा था, यानी कि रोमन साम्राज्य को ये वस्तुएं जा रही थी। और हम देखते हैं कि एशिया के मध्य एशिया और पश्चिम एशिया और जो है पूर्व में चीन तक का ये जो व्यापार था, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब में बहुत ही व्यापक नेटवर्क था, जो है भारत का विस्तार हो रहा था, व्यापक व्यापार हो रहा था, और बहुत सारी चीजें जो कि रोमन से भी आ रही थी। तो कुछ उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख ले, जो रोमन साम्राज्य से वस्तुएं निर्यात होती थी, भारत से जो है वस्तुएं रोमन साम्राज्य को जाती थी, तो वो उन वस्तुओं के बारे में अगर लिखें तो मसाले, काली मिर्च, मसाले, काली मिर्च, ये वस्तुएं जो कि रोमन साम्राज्य को जाती थी, रोमन साम्राज्य को। तो रोमन साम्राज्य को कौन कौन सी वस्तुएं? मसाले, काली मिर्च और हाथी दांत, चावल और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि इत्र, चंदन, इत्र और चंदन, शेर, चीता, जेठामासी, चीता, हाथी दांत से बनी वस्तु, हाथी दांत की वस्तु। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं, ये चीजें रोमन साम्राज्य को निर्यात हो रही थी। रोमन साम्राज्य से कुछ चीजें आ भी रही थी भारत को, जैसे कि एक हम देखते हैं कि शराब रखने वाला एक कलश, जो कि दो हत्थे लगे हुए कलश और देखने को मिलता है, जो साक्ष्यों से पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले उसमें कलश देखा गया। और दूसरी चीज शराब, सोना, चांदी, कुछ धातुएं भी वहां से निकासी आ रही थी, सोना चांदी के सिक्के देखने को मिले, सोना, चांदी, टिन, तांबा, सीसा और लाल, इन चीजों का व्यापार जो है देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में जो रोमन साम्राज्य से दक्षिण भारत में पूर्ण रूप से यूं कहें कि बहुत ही प्रेरित करता है व्यापार, जो विस्तार है वो प्रेरित करता है। कई मार्ग भी देखने को मिले, जो कि एक महत्वपूर्ण मार्ग हमने देखा था मौर्य काल में ही, एक मार्ग देखा था हमने उत्तरापथ, जो कि पूर्व में भृगुकच्छ, पश्चिम में भृगुकच्छ बंदरगाह से लेकर के पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक जाता है। तो उत्तरापथ, और इसमें हमने देखा कि दक्षिणापथ भी देखने को मिलता है, जो कि एक महत्वपूर्ण पथ जो कि मौर्योत्तर काल में होता है। और ये दक्षिणापथ जो होता है उज्जैन से अमरावती तक होता है। और एक दूसरा पथ होता है जो कि मुजरिस से कावेरी पट्टनम बंदरगाह तक जाता है। मुजरिस स्थान एक है जहां से कावेरी पट्टनम तक जाता है। और तीसरा जो कि महत्वपूर्ण बंदरगाह उस समय जहां से व्यापार हो रहे थे वो ताम्रलिप्त बंदरगाह, जैसा कि बताया पूर्व में, एक ताम्रलिप्त बंदरगाह और दूसरा बारबेरियम जो कि सिंधु के मुहाने पर पड़ता है, बारबेरिकम, और अरिकमेड़ जो कि पूर्वी तट पर मिलता है, और पश्चिमी तट पर जो कि भड़ाउच बंदरगाह है। तो कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं। और यूं कहें कि जो रेशम मार्ग था, जो हमने बताया कि रेशम मार्ग जो कि पूर्व से लेकर के चीन तक जो है, रोमन साम्राज्य से लेकर के चीन तक जो मार्ग था वो आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था, आय का जरिया था। और जहां पर हम कुछ मार्ग जो कि महत्वपूर्ण मार्ग हम लिख सकते हैं, तो महत्वपूर्ण मार्ग कौन कौन से? उत्तरापथ जो मौर्योत्तर काल में काफी फेमस थे, उत्तरापथ,
दक्षिणापथ और तीसरा था उत्तरापथ, जो कि और ये था उज्जैन से अमरावती, अमरावती तक। और जो उत्तरापथ था, उत्तरापथ आपने देखा था कि भृगु कच्छ बंदरगाह से ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो यहां तक देखने को मिलता है। और एक मजलिस, तीसरा था एक मजलिस नामक स्थान से लेकर के एक स्थान पड़ता है कावेरी पट्टनम, एक बंदरगाह है कावेरी पट्टनम। तो यहां तक जाता है। और चौथा जो मार्ग है वो तीन मार्ग जो कि काफी प्रमुख मार्ग थे मौर्योत्तर काल में, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और ये मजलिस से लेकर के कावेरी पट्टनम। तो इस प्रकार से व्यापारिक मार्ग जो कि बहुत फेमस थे। और कुछ बंदरगाह भी थे, जैसे कि आपको बताया गया ताम्रलिप्ति बंदरगाह था ही, और भौज एक बंदरगाह था जो कि पूर्वी तट पर था, और पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर जो कि अरिकमेरु बंदरगाह था। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो व्यापार था, वाणिज्य और व्यापार था, उसका काफी विस्तार हो गया था। मौर्य काल से आगे चलते चलते इसमें प्रगति आ रही थी, और ये जो है इकोनॉमिक सिस्टम को काफी बढ़ावा दे रहा था। और जैसे ही हम नगरीकरण की व्यवस्था पर जाते हैं, जब नगरीकरण देखते हैं, मुद्रा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो मुद्रा व्यवस्था हमने बताई ही कि न केवल सोने चांदी से लेकर के शीशे तक भी जो है धातुओं का प्रयोग किया गया। आपने देखा ही कि उदाहरण के तौर पर आपने सातवाहन देखा कि सातवाहन शासकों ने सोने के भी शीशे के भी सिक्के जारी किए। और कुषाण, जो कि अगर नगरीकरण के बारे में हम बात करें तो नगरीकरण में कुषाणों का सबसे बड़ा योगदान था। मथुरा और बनारस नाम के नगर, और भी कुछ देखने को मिलता है कि जो शिल्प एक तरीके से जो ग्रामीण और नगर दोनों का अपना अपना योगदान उस समय भी देखने को मिलता है कि जो शिल्पकार थे वो नगर में रहने के बजाय वो गांव में देखने को मिलते हैं कि वो गांव में बसने चले गए, वो गांव में रहने लगे। और इसका कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। देखने को मिलता है कि तेलंगाना में एक स्थान है करीमनगर गांव, और एक गांव पड़ता है मालेगांव। तो मालगांव और करीमनगर जिसमें शिल्पकार कुछ रहते थे, ये साक्ष्य मिला। और बहुत सारी चीजें, और उस समय कर्नाटक में कोलार के खानों से सोने का खनन हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो कि बताती हैं कि नगरीकरण भी उस समय काफी विस्तार हो रहा था। अगर हम इसी के साथ साथ अगर हम चले मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हुए, अगर हम कुछ चलें कि उस समय जो है संगमकालीन साहित्य के बारे में, संगमकालीन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानना चाहें मौर्योत्तर काल में, तो हम जानेंगे कि वो जो दक्षिण भारत की जो भूमि थी, अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो वो भूमि काफी उर्वरक भूमि थी। और उसमें देखने को मिलता है कि उसमें खेती जो होती थी उर्वरक भूमि में, उसमें धान, गन्ना, रागी, कुल्थी और जौ और आदि प्रमुख फसलें थी। तो इस प्रकार से खेती भी होती थी, और वहां पर निर्माण भी देखने को मिलता है। जहाजों का निर्माण भी हो रहा था, मछली उत्पादन भी हो रहा था, कताई बुनाई यानी कि वस्त्रों का निर्माण भी देखने को मिलता है। और जो दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि जो चेरों का राज्य था, जो चेर जहां रहते थे वहां से काली मिर्च, हल्दी, मछली, कटहल और भैंस आदि का व्यापार होता था। और जो चोल थे, चोलों का जो राज्य था, जिसमें एक कावेरी नदी जो पड़ती है, वहां देखने को मिलता है कि कावेरी नदी सिंचाई के लिए काफी हेल्पफुल थी। तो ये सारी चीजें जो कि बताती हैं उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो आज आप लोगों ने मौर्योत्तर काल का फाइंड अप स्टेप देखा एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और ये पिन पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप प्रयास करिएगा कि
जो अभी तक जो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया गया हमारे पुराने सेशन यानी कि बुद्ध काल और मौर्य काल और साथ ही मौर्योत्तर काल, इन तीनों सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को जोड़ते हुए आप लेक्चर को लिखने का प्रयास करिएगा। मेरा जो मौर्योत्तर काल का लेक्चर है, मौर्य काल का लेक्चर है और जो बुद्ध काल का लेक्चर है, इनके इकोनॉमिक सिस्टम को अलग अलग लिखने का प्रयास करिएगा और उनको एक दूसरे से जोड़ करके देखिएगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं अगर आप अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे जो नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंच पाए। कोशिश करिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें आपको सारे रिसेंट जो वीडियो हैं, रिसेंट जो अपलोडेड वीडियो एनसीईआरटी से आपको मिलेगी और ये बेहतरीन इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। हमारे सारे लेक्चर जो है मिलेंगे और ये इसी के साथ मौर्य काल का डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो देखिएगा ये मौर्य काल का जो सेशन है, जो कल का लेक्चर, वो भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लेक्चर देख सकते हैं। और साथियों, अगले सेशन में हम कल लाने वाले हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में। और हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें, यूं ही देखते रहें और लाइक शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में। तो साथियों, इसी के साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।